नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने उन प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी जिन प्रश्नों पर रीट लगाई गई है। और आज हम उन जो प्रश्न जिन पर आपत्ति दर्ज हुई है उन प्रश्नों में से किस पर प्रभाव पड़ेगा और किस पर रीट का कोई परिवर्तन नहीं होगा उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आंसर की के आने से पहले मैंने जो है डाउटफुल प्रश्नों के उत्तर एक वीडियो में अपलोड किए थे। तो उनके अनुसार जो है, हमारे जो वीडियो के अनुसार जितने भी क्वेश्चनों के आंसर हमने बताए थे वो ऑफिशियल आंसर की में लगभग सब सही माने गए हैं। और आप सभी जानते हैं कि जिन दो प्रश्नों पर मैंने बोनस की बात की थी उन पर बोनस अभी ऑफिशियल आंसर की में नहीं दिया, तो उन पर मैंने आपत्तियां दर्ज करवा दी है और इसका प्रूफ भी आपको पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। दोस्तों, अब हम उन प्रश्नों की ओर चलते हैं जो रीट से असर होगा जिन पर। तो दोस्तों, जो मित्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आपको रीट संबंधी कोई भी जानकारी होगी वो अपडेट सबसे पहले एकदम सटीक मिलती रहेगी। दोस्तों, पहला प्रश्न ये है आपका साइको से। ये दोस्तों निश्चित रूप से विवादास्पद प्रश्न था और है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि पूर्व अनुभव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है, जबकि कई लोगों ने प्रतिबिंब बताया था, कई ने कल्पना और कई ने तर्क। तो ये निश्चित रूप से बोनस दिया जाएगा और इसका असर निश्चित रूप से जो तैयारी वाले बालक हैं उन पर पड़ेगा, क्योंकि तर्क, प्रतिबिंब, कल्पना तो बहुत लोगों ने किया लेकिन पूर्व अनुभव किसी ने नहीं किया, और इसका निश्चित रूप से बोनस दिया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये तो इस पे डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम का जो है कारण, उस पर बहुत से लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है। इसमें त्रिगुण सूत्रता जो है वो उत्तर माना गया था, ऑप्शन बी त्रिगुण सूत्रता 21। इस पर बहुत लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका उत्तर बी एकदम सटीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या है। इसमें दोस्तों प्राप्तांकों की बारंबारता को उत्तर माना गया है। गणना की समरूपता के विषय में कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, तो हो सकता है इसका कुछ प्रभाव पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। प्राप्तांकों की बारंबारता भी एकदम सटीक उत्तर बैठता है। यदि कुछ परिवर्तन होता है तो सी और डी दोनों उत्तर माने जाएंगे, बाकी इस पे बोनस नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, तो ये है इसमें दोस्तों समान प्रतिरूप का सिद्धांत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है, लेकिन सतत विकास का सिद्धांत के पक्ष में कई लोगों ने इसका उत्तर बताया। तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो प्रश्न है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। दोस्तों, जो प्रथम वाक्य है मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यदि प्रश्न इतना ही होता तो सतत विकास का सिद्धांत निश्चित रूप से उत्तर सही था। लेकिन आगे का प्रश्न जो है वो इसका उत्तर समान प्रतिरूप का सिद्धांत अधिक सही बैठता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये है काफ़ी चर्चा में रहा ये प्रश्न। इसमें 30 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना था। तो इसमें मुझे भी अभी तक 30 ही लगता है, लेकिन कई विद्वान साथी 40 के समर्थन में इस पर आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं। तो यदि इस प्रश्न पर भी आपत्तियां दर्ज होती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को पुख्ता सबूत दिए जाते हैं, तो इसका सी और डी दोनों उत्तर माने जा सकते हैं, लेकिन इसमें डी अधिक सही है, बोनस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता है पिछले पेपर्स में आपने देखा होगा कि जिसके एक से अधिक उत्तर होते हैं उनमें दो उत्तरों को मान लिया जाता है, जबकि बोनस नहीं दिया जाता है। यदि ऑप्शन ही नहीं है या प्रश्न थोड़ा अलग है, प्रश्न की भाषा अलग है, तो ऐसी स्थिति में बोनस दिया जाता है। लेकिन यदि एक से दो उत्तर ऑथेंटिक प्रूफ के साथ वैलिड पाए जाते हैं तो दोनों उत्तरों को सही माना जाता है, बोनस नहीं दिया जाता है। ये दोस्तों मध्यावधि परीक्षा वाला प्रश्न है। तो इसमें योगात्मक मूल्यांकन एकदम सही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये उत्तर माना है। और दोस्तों, आप आराम से, यहाँ मिड टर्म एग्जाम लिखा है, यहाँ मिड टर्म एग्जाम्स यदि प्लूरल नंबर होता, परीक्षाएं होता, मध्यावधि परीक्षाएं, तो निश्चित रूप से रचनात्मक उत्तर था इसका। लेकिन मध्यावधि परीक्षा एक ही होती है जिसे हम हाफ ईयरली एग्जाम बोलते हैं, और वो है जो उसके परिणाम अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं, उसके अंक अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। तो यह निश्चित रूप से ऐसे ही है, योगात्मक मूल्यांकन है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, तो ये जो है फिनाइलकीटोन्यूरिया, इसमें दोस्तों एडीएसडी, पार्किंसंस और एचआईवी एड्स पर कई लोगों ने बताया है कि ये वंशानुगत रोग है। तो दोस्तों, इसमें फिनाइलकीटोन्यूरिया उत्तर सही है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिनाइलकीटोन्यूरिया ही इसका उत्तर मान्य होगा। इसके लिए मैं कुछ प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये आप जो है मानव रोग कक्षा 8 एनसीईआरटी की बुक, सॉरी कक्षा 12 का अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसमें दोस्तों एड्स के बारे में आप देख सकते हैं, टॉपिक दिया हुआ है एड्स के बारे में। दोस्तों, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, 3 नंबर लाइन देखिए,
और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। ये स्पष्ट कर रहा है कि एड्स जन्मजात रोग नहीं है, तो एड्स अपने आप बाहर हो गया। दूसरी बात करें तो ये दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की बुक है, जिसमें टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इसमें मेंटल डिसऑर्डर दिए हुए हैं। तो मेंटल डिसऑर्डर में आपको देख सकते हैं, मेंटल डिसऑर्डर में एडीएसडी को मेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा गया है, न कि जो है आनुवंशिक रोगों की श्रेणी में। इसी प्रकार पार्किंसंस को तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों की श्रेणी में रखा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये निष्पादन परीक्षण से संबंधित, इसमें भाटिया बैटरी को माना गया है। तो रेवेन का जो है एसपीएम, इसको भी कई लोगों ने जो है ऑथेंटिक प्रूफ के रूप में प्रस्तुत करके रेट लगाई है। तो हो सकता है इसमें दोनों को उत्तर मान लिया जाए। मैं कुछ गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही पुस्तकों की बात की जाए तो उसमें भाटिया परीक्षण बिल्कुल सही है। तो होप इसमें भी मुझे नहीं लगता बोनस होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये वृद्धि और विकास का सिद्धांत, इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है। कई लोगों ने शिक्षण की विधियों का सिद्धांत के पक्ष में रीटें लगाई है, जिसमें यूपी बोर्ड यूपी टेट की जो है पेपर का जो हवाला दिया है। तो इससे मुझे नहीं लगता यूपी टेट के जो उत्तर हैं उनसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिल्कुल भी प्रभावित होगा। इसमें वृद्धि और विकास का सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा, यही उत्तर मान्य होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये मनुष्य अंग, इसमें दोस्तों मनुष्य अंग नहीं है, मुख्य अंग है। ये आपको हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध की पुस्तक में निश्चित रूप से एज इट इज प्रश्न मिल जाएगा। इस पर मैंने खुद आपत्ति दर्ज करवाई थी, आपको दिखाया था, तो इस पर निश्चित रूप से बोनस मिलेगा दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जैकटोट अनुकरण वाला काफ़ी चर्चा में रहा था दोस्तों। इसमें दोस्तों लेखन की जो विधियां हैं उनमें अनुकरण को स्वतंत्र विधि नहीं माना गया है, जबकि जैकटोट एक स्वतंत्र लेखन विधि है। तो इसमें कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। तो या तो हो सकता है अनुकरण व जैकटोट दोनों मानी जाए, या जैकटोट को सही माना जा सकता है। बाकी इसमें पूर्ण स्पष्टता के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, अभी मिल भी सकता है बोनस और नहीं भी। ये दोस्तों इस प्रश्न पर जो है कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है। अधिकतर उन लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है जिन्होंने लेवल सेकंड का पेपर दिया था। उन्होंने भाववाचक संज्ञा वहाँ पे किया था, और यहाँ भाववाचक संज्ञा ऑप्शन में ना होने की वजह से उन लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है कि वहाँ भाववाचक संज्ञा था, तो यहाँ भी भाववाचक संज्ञा ही है, गुणवाचक विशेषण नहीं माना जा सकता, जबकि भाववाचक संज्ञा ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि यदि यहाँ पर सास को आप देखें तो गुणवाचक विशेषण निश्चित रूप से हो रहा है, लेकिन यदि यहाँ भाववाचक संज्ञा एक से अधिक उत्तर माने जाते हैं और उनमें से एक ही उत्तर ऑप्शन में है, तो निश्चित रूप से वो उत्तर मान्य होगा। गुणवाचक विशेषण इसका उत्तर है, ये डिलीट नहीं होगा। अगली बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो ये दोस्तों आपके हिंदी लैंग्वेज सेकंड भाषा द्वितीय में है। ये इसमें शासन किया, ये उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए लोगों के दिलों पर शासन किया। इसको पूर्ण भूतकाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना, जबकि यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। इस पर निश्चित तौर पर इसका उत्तर परिवर्तित होगा और सामान्य भूतकाल उत्तर माना जाएगा। जिसने पूर्ण भूतकाल किया है उसको 1 नंबर का नुकसान होगा, और जिसने सामान्य भूतकाल किया उसे निश्चित रूप से इसका लाभ मिलने वाला है दोस्तों। अगला दोस्तों ये प्रश्न है, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। ये भी हिंदी भाषा द्वितीय का प्रश्न है, जिसमें डाल्टन प्रणाली को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माना है जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। तो दोस्तों इसमें प्रोजेक्ट प्रणाली के पक्ष में कई लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है कि प्रोजेक्ट प्रणाली प्राथमिक विद्यालय में व्यर्थ है। तो दोस्तों इस पर भी निश्चित रूप से उत्तर परिवर्तन या बोनस के पूरे चांस हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड लेवल फर्स्ट का ही है। इसमें दोस्तों कम्युनिकेटिव अप्रोच से संबंधित है ये। तो इसमें चाइना एंड जापान को उत्तर माना गया है, जबकि फ्रांस और ब्रिटेन के पक्ष में लोगों ने बहुत सारी आपत्तियां दर्ज की है। इसके उत्तर में परिवर्तन अथवा बोनस के पूरे चांस हैं। अगला प्रश्न है ये दोस्तों, ये जिसमें आप देख सकते हैं ईंटों की आवश्यकता वाला प्रश्न, ईंटों की संख्या इसमें प्रश्न में पूछी गई थी। गणित से है दोस्तों, गणित के 3 प्रश्न हैं जिन्हें आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। एक तो ये, एक दोस्तों आप ये देख सकते हैं पानी वाला टैंक, पानी के टैंक से संबंधित प्रश्न है ये, और एक दोस्तों ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें पूछा गया। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आउट ऑफ सिलेबस करार दिया गया है। तो मेरी नज़र में तो दोस्तों ये प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं मानेगा, और मान ले तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका फ़ायदा कई लोगों को होगा। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको नहीं मानेगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस। इसमें दोस्तों आप 4 नंबर टॉपिक देखेंगे, तो 4 नंबर टॉपिक पर आप देख रहे हैं कि समतल व वक्रतल आकृतियाँ। दोस्तों यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है समतल व वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियाँ, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं,
तो दोस्तों समतल वक्र तलाकृतियों की विशेषताएं ये इसमें आ गया। इस ठोस ज्यामितीय आकृतियों में घन भी आते हैं, लेकिन उनका क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो हो सकता है ईंट वाले प्रश्न में आपको बोनस मिल जाए। अगला प्रश्न दोस्तों बात करते हैं वो टैंक वाला। तो टैंक वाला दोस्तों आगे देख सकते हैं आप, लंबाई, भार, धारिता कैपेसिटी और समय टाइम, तो इससे संबंधित वो प्रश्न है। निश्चित रूप से ये नहीं होगा आउट। तो एकमात्र प्रश्न जो है वो ईंटों की संख्या वाला, उस पर आपको बोनस मिल सकता है। बाकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो एकदम सिलेबस में ही है। अगला प्रश्न ये दोस्तों, इस पर भी बहुत लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई है। इसमें कोई आपत्ति वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इसकी भाषा को सही से नहीं समझा। और भाषा तो बिल्कुल स्पष्ट है दोस्तों, जैसे इसमें लिखा हुआ 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। तो दोस्तों ये तो सामान्य बात है कि ये 2 अंकों की ही बात हो रही है। तो इस पे लोगों ने आपत्तियां दर्ज किया, जबकि इंग्लिश वाले में आप स्पष्ट रूप से क्लेरिफाई कर सकते हो, ये 2 अंकों के बारे में ही बात हो रही है। तो इसमें कोई बोनस वोनस के चांस नहीं है। इसका उत्तर 86 एकदम सटीक है। अगला प्रश्न दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में प्रश्न रहा था। ये इसमें ग्राफ पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर माना है। मैंने भी अपने वीडियो में इसका ग्राफ पेपर उत्तर बताया था। कई लोगों ने संख्या चार्ट को लेकर बहस की थी कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैंने उन्हें पहले भी बोला था, कई लोग हवाला दे रहे थे कि सीटेट में जो है संशोधित उत्तर कुंजी उसमें संख्या चार्ट माना है, तो इस पर आपत्तियां दर्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट जो सीटेट की है वहाँ पर जाकर आप जो है सीटेट के प्रीवियस पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। ये पी बुकलेट सीरीज है पी। इसमें दोस्तों पी बुकलेट सीरीज में 51 नंबर प्रश्न, 51% नंबर है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन ग्राफ पेपर दिया हुआ है। इसका उत्तर कुंजी में दोस्तों ये देख सकते हो 51 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर है, जो निश्चित रूप से ये आप देख सकते हैं ग्राफ पेपर ही है। तो सीटेट की रही बात, तो सीटेट में ग्राफ पेपर माना गया है इस प्रश्न में, तो कोई बदलाव नहीं। और 7th क्लास की बुक की देखें तो दोस्तों ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये दोस्तों इसका डायग्राम ग्राफ पेपर का ही होता है। इसके नीचे वाले पृष्ठ में और अधिक स्पष्टता के साथ ग्राफ पेपर का जो है डायग्राम दिखाया गया। संख्या चार्ट में संख्याएं लिखी होती है, जबकि यहाँ कोई संख्याएं नहीं लिखी हुई नो, और ये चित्र ना ही किसी डायनिस ब्लॉक का प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों इसमें ग्राफ पेपर बिल्कुल सही है। आपने आपत्ति दर्ज किए तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये ईवीएस से है। तो ये जैव विविधता वाला प्रश्न है। तो इसमें जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उनमें जो WG रोजन है इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। वहाँ पर ईओ विल्सन उत्तर के रूप में माना गया है। और ये प्रश्न 2018 की ज्योग्राफी की जो बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2018-19 संस्करण, उसमें प्रश्न एज इट इज पूछा गया है और इसका उत्तर ईओ विल्सन माना गया है। तो इस पर दोस्तों निश्चित रूप से आपको बोनस मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें इसकी, तो रानीखेत रोग किससे संबंधित है, इस पर बहुत लोगों ने आपत्तियां दर्ज की है, जो कि निराधार है। क्योंकि कई लोगों का मानना है कि ये जो बीमारी है, हमारे स्पेसिफिक कुछ बीमारियां दी गई है उन्हीं के बारे में पूछा जा सकता है, इस बीमारी के बारे में नहीं पूछा जा सकता। तो ये दोस्तों ये बीमारी वाले टॉपिक से प्रश्न नहीं है। आप इस प्रश्न को समझ नहीं पा रहे हैं। यह प्रश्न पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन में मुर्गियों को होने वाली बीमारियां, उससे संबंधित ये प्रश्न है। इसमें आपको कोई बोनस मिलने के चांस नहीं नजर आ रहे। अगला प्रश्न देखें तो दोस्तों ये रेडियो प्रसारण की शुरुआत, इस पर दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ज्योग्राफी की बुक जिसमें 1923 लिखा हुआ है, तो 1923 इसमें ऑप्शन ना होने की वजह से कई लोगों ने 1927 के विपक्ष में 1923 को उत्तर मानते हुए आपत्ति दर्ज की है। तो लेकिन दोस्तों 1923 के बाद में उस बुक में 1927 भी लिखा हुआ है। 1923 जब ऑप्शन में नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन 1927 मानकर इसको उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मान सकता है। लेकिन आपने आपत्ति दर्ज की है तो आप इंतजार करिए, हो सकता है इसका भी इसको बोनस दिया जाए, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। तो दोस्तों अब आगे की वीडियोस में हम रीड की कट ऑफ और आंसर की से किसके अंकों पर प्रभाव पड़ने वाला है उससे संबंधित वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आप अपडेट रहें। धन्यवाद दोस्तों।